हाँ जी, हेलो एवरीवन। वेलकम टू डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ ज्ञानम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ज्ञानम के प्लेटफॉर्म पे। माई सेल्फ हरमनदीप सिंह एंड आई वेलकम यू ऑल इन दिस सेशन, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के बारे में। ठीक है जी। तो इट इज़ वन ऑफ द टैक्स रिफॉर्म्स, हाईली अप्रिशिएटेड टैक्स रिफॉर्म जो इंडिया के अंदर गवर्नमेंट लेकर आए। ठीक है जी। तो बहुत सारी रिफॉर्म्स में से अगर हमने किसी भी टैक्स रिफॉर्म जिसने बहुत ड्रास्टिकली इंडियन सिस्टम को और इंडियन इकोनॉमी को इम्पैक्ट किया हो, वी कैन श्योरली नेम गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ठीक है जी। तो आज के इस लेक्चर के अंदर वी आर गोइंग टू सी व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ दिस न्यू जीएसटी एंड इसके अंदर क्या चीज़ें हैं जिसके कारण अभी भी बहुत सारे इश्यूज बने हुए हैं। ठीक है जी। आपने अक्सर ही अपने आसपास के जो लोग हैं या बिजनेसमैन हैं या दुकानदार हैं, तो जब ये आया था इसके बारे में खूब बात हुई थी, खूब बातचीत हुई, तो आप लोगों को जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो भी आपने सुनी होंगी। तो हम सभी डिस्कस करेंगे। तो पहले डिस्कस करेंगे क्या है, कैसे आया, इसके अंदर क्या क्या फीचर्स हैं। तो वी आर गोइंग टू डेवलप ऑन ईच एंड एवरी डिटेल ऑफ दिस टॉपिक। तो लेट्स बिगिन द सेशन। तो सबसे पहले वी आर गोइंग टू गो हेड की इंट्रोडक्शन करते हैं क्या है। ठीक है जी। तो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक वैल्यू एडेड टैक्स है और एक इनडायरेक्ट टैक्स है। इट इज़ अ इनडायरेक्ट टैक्स। अब भाई ये इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? तो जिनको टैक्स सिस्टम के बारे में पता है, वी क्लासीफाई टैक्सेस इनटू टू फॉर्म्स, डायरेक्ट टैक्स एज वेल एज इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या है? दो टर्म्स हैं इकोनॉमी के अंदर, हम बोलते हैं टैक्स इंसिडेंस। ठीक है जी। तो मोटी मोटी बात मैं इजी भाषा में समझाता हूँ। वी आर गोइंग टू डिस्कस द इश्यूज। ठीक है जी। टैक्स इंसिडेंस और टैक्स बर्डन। ठीक है जी। जिस इंसान के ऊपर टैक्स लगाया जाता है, ठीक है जी, जिसके ऊपर टैक्स लिवाई किया जाता है, उस पोजीशन को बोलेंगे टैक्स इंसिडेंस। ठीक है जी। और जिसकी जेब से जाता है, जिसकी पॉकेट में से निकलता है, उसको हम बोलेंगे कि उसके ऊपर टैक्स का क्या है, बर्डन। फॉर एग्जाम्पल, अगर डायरेक्ट टैक्स की बात करूँ, इनकम टैक्स है। टैक्स लगाने की अथॉरिटी पूरे इंडिया में एक ही है और वो है गवर्नमेंट। ठीक है जी। कोई भी टैक्स सिर्फ एक ही अथॉरिटी लगा सकती है, वो है सरकार। ठीक है जी। चाहे वो सेंटर की हो, चाहे वो स्टेट की हो। ठीक है जी। गवर्नमेंट ने टैक्स लगाया, मान लो मेरे ऊपर, हरमन के ऊपर टैक्स लगाया है। ठीक है जी। और हरमन की ही पॉकेट से निकला, ऑब्वियस सी बात है, मैंने ही क्या कर दिया, पे कर दिया गवर्नमेंट को। ठीक है जी। कौन सा टैक्स था ये? इनकम टैक्स। इनकम टैक्स। ठीक है जी। दैट मीन्स टैक्स इंसिडेंस भी मेरे पे, लगाया भी मेरे पे गया और मैंने ही अपनी जेब से पे किया। ठीक है जी। अनदर थिंग कैन बी, दूसरी एग्जांपल क्या हो सकती है? दूसरी एग्जांपल ये हो सकती है कि लगाया किसी और के ऊपर गया हो, गवर्नमेंट ने टैक्स लगाया, लगाया किस पे? किसी रेस्टोरेंट पे। ठीक है जी। या डोमिनोज बोल दो। तो डोमिनोज पिज़्ज़ा पे टैक्स लगाया। ठीक। कब? जब मैंने पिज़्ज़ा खरीदा। पिज़्ज़ा खाने कौन गया था? हरमनदीप सिंह। हरमन के बिल के अंदर टैक्स लगा हुआ था। ठीक है जी। और हरमन की जेब, असर किसकी पॉकेट, किसकी पे असर हुआ? हरमन की पॉकेट पे असर हुआ। दैट मीन्स इसकी टैक्स इंसिडेंस डोमिनोज पे थी, लेकिन टैक्स का बर्डन क्या है? हरमन पे। या आप ऐसे बोल सकते हो, जिस टैक्स का बर्डन शिफ्ट किया जा सके, जिस टैक्स का बर्डन शिफ्ट किया जा सके, डोमिनोज से शिफ्ट किस पे हो गया? गवर्नमेंट ने बर्डन डाला डोमिनोज पे, डोमिनोज ने आगे शिफ्ट किया हरमन पे। ठीक। तो जिस टैक्स का बर्डन शिफ्ट किया जा सके उसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स, और जिस टैक्स का बर्डन शिफ्ट ना किया जा सके उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स। ठीक है जी। तो जीएसटी एक वैल्यू एडेड इनडायरेक्ट टैक्स है। ठीक है जी। और नाम से पता लग रहा है ये गुड्स को भी इंक्लूड करता है एज वेल एज सर्विसेज को भी इंक्लूड करता है, जो भी डोमेस्टिकली कंज्यूम की जाती है। ठीक है जी। तो ये हमारा जो बेसिक आइडिया है वो। ठीक है जी। अनदर थिंग इज कि गवर्नमेंट ये चार टैक्स वापस कर दे, इसके अंदर क्या है वो डिस्कस करेंगे, ये लाइन को मैं बाद में समझा। चलो, तो पहली बात, क्यों लाया गया भाई? क्या जरूरत क्या हो गई थी इस टैक्स को लाने की? ठीक है जी। बहुत सारे इश्यूज थे हमारे प्रीवियस टैक्स सिस्टम के अंदर। क्या इश्यूज थे? पहले टैक्स लगता है जब चीज़ों की सेल हो जाती थी। ठीक है जी। तो जिस कागज़ पे, और जैसे दुकानदार है, बिजनेसमैन है, उसकी सेल वाली रिसिप्ट, उस बिल बुक को देख के उतना प्रोपोर्शनल क्या लग जाता था? टैक्स लग जाता था। ठीक है जी। कि इतनी बिक्री हुई। अब इन्होंने जीएसटी के साथ ये चेंज कर दिया। क्यों? इसकी प्रॉब्लम क्या थी? अगर जो चीज़ें बिल बुक में नहीं आएंगी तो उस पर टैक्स की क्या हो जाती थी? चोरी हो जाती थी।
ठीक है जी। अब ये जो जीएसटी का एक मेन फीचर क्या है, ये सप्लाई साइड के ऊपर लगाया जाता है, एप्लीकेबल ऑन सप्लाइड साइड। इसका मतलब क्या है, ठीक है जी, जो पुराना कॉन्सेप्ट था कि सेल पे लगेगा, सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज पे लगेगा, उस पे नहीं, ठीक है जी। जहाँ से भी चीज़ उठाई गई, ये बिजनेसमैन ने जहाँ से भी चीज़ उठाई, ये वहीं पे टैक्स पे करके आए, ठीक है जी। मान लो बिजनेसमैन ने कंपनी से चीज़ उठाई है, या ये रिटेलर है, तो रिटेलर ने कंपनी से चीज़ उठाई है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसी स्टेप पे इससे क्या लेना है, सप्लाई के दौरान ही इससे क्या ले लेना है, टैक्स ले लेना है। लेकिन ये तो इनडायरेक्ट टैक्स है, ये रिटेलर की जेब से थोड़ा जाना चाहिए, ये जाना चाहिए हरमन की जेब से, ठीक है जी। लेकिन अभी किसकी जेब से जा चुका है, रिटेलर की जेब से जा चुका है, ठीक है जी। तो भाई रिटेलर को रिसिप्ट है, जब मैं चीज़ खरीदूंगा मैं तो टैक्स के साथ ही खरीदूंगा, ठीक है जी। और गवर्नमेंट बोलेगी जैसे ही हरमन की रिसिप्ट, बिल वाली रिसिप्ट हमें दिख जाएगी, हमें पता लग जाएगा कि हरमन ने ये चीज़ खरीद ली है, तो हम इस रिटेलर से लिया हुआ टैक्स इसको क्या कर देंगे, वापस कर देंगे, ठीक है जी। तो ये क्या हो जाएगा, वापस हो जाएगा या रिमिट हो जाएगा, ठीक है जी। या ये क्या बोल सकते हैं कि ये टैक्स क्या हो जाएगा, रिमिट हो जाएगा, ठीक। तो मेन बात आपने याद रखनी है, ये सप्लाई साइड टैक्स है, ना कि सेल ऑफ गुड्स पे। तो सेल की बजाय ये सप्लाई के ऊपर लगना शुरू हो गया है, जिससे टैक्स इवेजन या टैक्स की जो थेफ्ट है वो बंद हो जाएगी, ठीक है जी। दूसरा बात है डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्सेशन बोलते हैं इसको, ठीक है जी। इसका मतलब क्या है कि जहाँ पे चीज़ ओरिजिन हुई वहाँ पे नहीं लिया जाता, जिसके फाइनल हाथ में चीज़ जा रही है, ठीक। अगर रिटेलर के हाथ में जा रही है तो रिटेलर, अगर कंज्यूमर के हाथ में जा रही है तो कंज्यूमर, जिसके हाथ पे चीज़ जा रही है डेस्टिनेशन के अकॉर्डिंगली टैक्स लगाया जाता है, ठीक है जी। डुअल जीएसटी का इतना ही मतलब है कि इसके अंदर एक ही टैक्स के अंदर सेंटर का भी शेयर है एज वेल एज स्टेट का भी शेयर है, ठीक है जी। तो आप बोल सकते हो डुअल जीएसटी मतलब क्या है, सेंटर एंड स्टेट साइमल्टेनियसली लिवाई दिस टैक्स, ठीक है जी। कॉमन बेस है, ठीक। तो जो सेंटर लिवाई करता है उसको बोलते हैं सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जो स्टेट लिवाई करते हैं उसको बोलते हैं स्टेट जीएसटी, ठीक है जी। तो एक और कंपोनेंट है, तो बेसिकली इसकी बात क्या है, जीएसटी के अंदर अगर हम बात करें तो कितने तरीके के टैक्स है, एक तो है सीजीएसटी, एक है एसजीएसटी, देयर इज वन मोर दैट इज यूटीजीएसटी, और फाइनली एक क्या है, आईजीएसटी। सीजीएसटी माने सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, एसजीएसटी स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, यूटी यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, और आईजीएसटी का मतलब क्या है, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज। जो भी चीज़ें, ठीक है जी, मूवमेंट कर रही हैं एक स्टेट से दूसरी जगह डोमेस्टिकली, या इंपोर्ट और इंपोर्ट किया गया है गुड्स एंड सर्विसेज का, उनके ऊपर कौन सा टैक्स लगता है, आईजीएसटी लगता है, ठीक है जी। अब कितना टैक्स लगेगा डिसाइड कौन करता है, ये म्यूचुअली डिसाइड किया जाता है थ्रू जीएसटी काउंसिल, ठीक है जी। तो ये जीएसटी जिस एक्ट के थ्रू लगाया गया, उसी एक्ट के थ्रू जीएसटी काउंसिल बॉडी बनाई गई है। खास बात ये क्या है कि जीएसटी काउंसिल को चेयर कौन करेगा, इट विल बी चेयर्ड बाय फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, या मैं बोल देता हूँ यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। और बाकी फाइनेंस मिनिस्टर मतलब स्टेट्स के फाइनेंस मिनिस्टर इसके क्या होंगे, मेंबर होंगे, ठीक है। स्टेट्स और यूटीज विद लेजिस्लेचर्स के जो फाइनेंस मिनिस्टर्स हैं वो इसके मेंबर्स होंगे। तो हमेशा जीएसटी काउंसिल का चेयरपर्सन कौन होगा, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, और ये यहाँ पे ये चीज डिसाइड की गई। एक और बात, जीएसटी की स्लैब्स हैं, देयर आर स्लैब्स इन दिस टैक्स सिस्टम। तो स्लैब्स कौन कौन सी हैं, एक तो है किन चीज़ों पे कुछ भी नहीं लगता, ठीक, कईयों पे 5 लगता है, 12 लगता है, देन देयर इज 18% है, ठीक है जी, एंड देयर इज 28%, ठीक है। तो ये स्लैब्स जो हैं क्या की गई हैं, इंक्लूड की गई हैं, दीज आर द मल्टीपल स्लैब्स। तो एक कॉमन स्लैब नहीं है, तो 0, 5, 12, 18, 28, दीज आर द स्लैब्स इन दिस सिस्टम। तो ये हमने समझने की कोशिश की है कि जीएसटी क्या है, ठीक है जी। तो अगर हम पॉलिटिकली स्पीकिंग या कॉन्स्टिट्यूशनली स्पीकिंग कैसे लाया गया, क्योंकि देखो स्टेट्स के पास भी पावर थी अपने एरियाज़ के अंदर जो स्टेट लिस्ट में मेंशन्ड है उसके ऊपर क्या लगाने की, टैक्स लगाने की, एंड द कॉन्स्टिट्यूशन गेव देम पावर। तो आर्टिकल 246A के तहत स्टेट्स को पावर मिलती है कि वो अपने जो भी डिफाइंड एरियाज़ हैं उनके ऊपर क्या लगा सकते हैं, टैक्स लगा सकते हैं। तो अब तो ये जीएसटी से तो सिस्टम चेंज हो जाएगा, ठीक। तो चेंज करने के लिए फिर इजीली नहीं ये सिस्टम आ सकता था, इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन की अमेंडमेंट करनी पड़ी,
ठीक है जी। तो ये मैं बात करूं तो 121st बिल था, लेकिन जब ये पास हो गया, इट वाज पास्ड एंड इट बिकेम, जब पास हो जाता है तो एक्ट बन जाता है, तो 101 अमेंडमेंट एक्ट से ये क्या हुआ, पास हुआ 2016 के अंदर। ठीक है जी। तो अब आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो जीएसटी वाज पास्ड थ्रू 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2016। ठीक है जी। तो बहुत से टैक्सेस जो इनडायरेक्ट टैक्सेस थे और जो स्टेट्स के परव्यू के अंदर थे, फॉर एग्जांपल एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, वैट, वैल्यू एडेड टैक्स, वो सारे सबस्यूम हो गए इसी जीएसटी के अंदर। तो मल्टीपल इनडायरेक्ट टैक्सेस जो स्टेट्स लिवाई करती थी, अलग अलग रेट पे रखती थी, वो सारे अब किसका पार्ट हो गए, जीएसटी का पार्ट। ठीक है जी। तो आईजीएसटी पर से क्या करता है, एक ही जितना भी टैक्स होगा आईजीएसटी के नाम पे लिया जाएगा और बाद में इसको प्रॉपरली क्या कर, कोऑर्डिनेशन के साथ क्या कर दिया जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। मोटी मोटी बात कि अगर चीज इम्पोर्ट एक्सपोर्ट किया है या चीज़ मूव कर रही है कर्नाटका आंध्र प्रदेश से होते पंजाब पहुंच रही है, ठीक, तो ये टैक्स सिस्टम एक ही टैक्स लगेगा उस चीज़ पे, मान लो उस टैक्स को बोलेंगे आईजीएसटी और मान लो 12% आईजीएसटी लग गया। ठीक है जी। तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है वो फर्दर डिसाइड कर लिया जाता है एंड विद द कोऑर्डिनेशन बिटवीन यूनियन एंड द स्टेट्स। ठीक है जी। खास बात जीएसटी काउंसिल है, इसके बारे में खास जो बात है, पॉलिटिकली स्पीकिंग आर्टिकल 279A के साथ जीएसटी काउंसिल बनाई गई है। ठीक है जी। और मैंने पहले बताया इसके चेयरमैन कौन होंगे, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर इसके चेयरमैन होंगे। ठीक है जी। और जो फाइनेंस मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट्स हैं, ठीक है जी, या उनके द्वारा नॉमिनेट किए गए मिनिस्टर इसके क्या होंगे, मेंबर होंगे। ठीक है जी। इसके अंदर पावर शेयर देखें कि इसके कंट्रोल किसका होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का 1/3 वोटिंग शेयर है और स्टेट्स का 2/3 क्या है, वोटिंग शेयर। ठीक, और जो भी फैसला लेना है 3/4 मेजॉरिटी के साथ कोई भी जो डिसीजन है लिया जाएगा। ये इसकी वर्किंग है, सो दैट वी अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ द जीएसटी काउंसिल। अब फायदे क्या हैं, गवर्नमेंट के लिए क्या फ़ायदा है, गवर्नमेंट के लिए एक कॉमन नेशनल मार्केट बन गई। मान लो कोई चीज़ है, पंजाब वाले अपनी तरफ से इंडायरेक्ट टैक्सेस लगा रहे हैं अलग अलग, मान लो वैट लगा रहे हैं, सर्विस टैक्स लगा रहे हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। हरियाणा वाले अलग लगा रहे हैं, केरला वाले अलग लगा रहे हैं। एक ही चीज़ की कीमत, क्योंकि टैक्स के रेट्स अलग अलग हैं, ये सारे वैट स्टेट सारा सबके अलग अलग नंबर हैं, क्योंकि हर स्टेट ने अपने अकॉर्डिंग रखा हुआ है, तो प्राइस हर चीज़ की क्या थी, डिफरेंट थी। यहाँ पे डिफरेंट, यहाँ पे डिफरेंट, यहाँ पे डिफरेंट। ठीक है जी। तो जीएसटी के आने से प्राइसेस क्या हो जाएंगी, सेम हो जाएंगी एंड दस कंट्री विल बिकम अ कॉमन यूनिफाइड मार्केट। एक मार्केट बन जाएगी क्योंकि प्राइसेस क्या रहेगी, सेम रहेगी। ठीक है जी। हमारी जो स्कीम है मेक इन इंडिया स्कीम, उसको भी बूस्ट देगा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को भी ये बूस्ट देने वाला है। टैक्सेशन से स्ट्रीमलाइन हो जाएगा। कैसे, क्योंकि हार्मोनाइजेशन ऑफ लॉज हो जाएंगे, प्रोसीजर हो जाएंगे, रेट्स हो जाएंगे। मतलब क्या है, देखो कंपनीज बिजनेसेस को भी ईजी हो जाएगा, उनको पता लग जाएगा ये टैक्स सिस्टम है, किसी भी स्टेट में चले जाओ, पंजाब, हरियाणा, केरला, कर्नाटक, तमिलनाडु, कहीं पे भी चले जाओ, यही सिस्टम लगना है। ठीक है जी। तो कॉमन लॉज, कॉमन प्रोसीजर्स के आने से बिजनेस को अंडरस्टैंडिंग ईजी हो जाती है, डिसीजन मेकिंग तेज हो जाती है। ठीक है जी। तो इससे ये बेनिफिट हमें हो जाता है। आई होप ये इतनी बात आपको समझ में लगी होगी। टैक्स कंप्लायंस बढ़ जाएगी बिकॉज टेक्नोलॉजी का बहुत यूज़ किया गया है जीएसटी के अंदर। टेक्नोलॉजी का कैसे यूज़ किया गया है, ठीक है जी। तो इसके अंदर पहले तो एक नेटवर्क बनाया गया है जिसके ऊपर सारे जो ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड होगा। उस नेटवर्क का नाम क्या है, जीएसटी नेटवर्क। जीएसटी नेटवर्क। और हर इंसान की इस पे यूनिक आईडी बन जाएगी, एक इंडिविजुअल बिजनेसमैन की या जो भी टैक्स पेयर है, और उसको बोला जाएगा जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर। ठीक है जी। तो इसके बेस पे उसका सारा रिकॉर्ड इस नेटवर्क पे चढ़ता रहेगा और ये सारा प्रोसेस क्योंकि ऑनलाइन है तो इससे टैक्स कंप्लायंस भी बढ़ जाएगी, करप्शन भी बंद होगी, ये सारी चीज़ें इसके बेनिफिट हैं। गवर्नमेंट के लिए टैक्स की चोरी बंद हो जाएगी, मेन बेनिफिट। अगर ओवरऑल इकोनॉमी की बात करें, सर्टेनिटी आएगी क्योंकि सब कुछ कॉमनैलिटी पे बेस्ड हो जाएगा। टैक्स पेयर्स के लिए, टैक्स रिटर्न्स के लिए, कॉमन टैक्स बेस के लिए कॉमनैलिटी की वजह से सर्टेनिटी आ जाएगी कि ज़्यादा हौच पौच नहीं रहेगा। करप्शन कम हो जाएगी, क्यों, क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया टेक्नोलॉजी का पूरा इस्तेमाल किया गया है, जिसके कारण ह्यूमन इंटरफेस जो है वो क्या हो जाएगा, सिस्टम से रिमूव हो जाएगा। और ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर या सेकेंडरी सेक्टर, जैसे कि वी ऑल नो 3 सेक्टर होते हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर।
प्राइमरी सेक्टर फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर, सेकेंडरी सेक्टर मतलब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, टर्शरी सेक्टर मतलब सर्विसेज सेक्टर। तो ये मैन्युफैक्चरिंग को भी बूस्ट देने वाला है, ठीक है जी, और अल्टीमेटली जॉब्स जनरेट करेगा, तो पॉवर्टी इरेडिकेशन में भी इसकी हेल्प होने वाली है, ठीक है जी। ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज के लिए फॉरेन कंपनीज देखेंगी कि इंडिया का टैक्स सिस्टम सिंपल हो गया, कॉम्प्लेक्स नहीं रहा पहले की तरह, तो भाई ज़्यादा कंट्रीज आएंगे, कंपनीज आएंगे इंडिया में, ठीक है जी। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस होगी, बिजनेस करना, बिजनेस नया इम्प्रूव करना, एक्सपैंड करना ईजी हो जाएगा। अलग अलग टैक्सेस नहीं होंगे कि आपके बिल के ऊपर ऐसे 5 टैक्स नहीं लिखे होंगे, ठीक। रिडक्शन इन मल्टीप्लिसिटी ऑफ टैक्सेस, ठीक है जी। डबल टैक्सेशन, एक ही चीज़ के ऊपर मल्टीपल टैक्सेस लग रहे थे, एक डबल टैक्सेस लग रहे थे, वो बंद हो जाएगा, ठीक। तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को या ट्रेड को बेनिफिट होने वाला है इससे, ठीक है जी। ऑटोमेटेड प्रोसीजर्स हो जाएंगे, एवरेज टैक्स बर्डन ऑन गुड्स एंड सप्लाई हो जाएगा। तो ये सारे ट्रेड के लिए और इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए बेनिफिट्स होंगे जीएसटी, ठीक है जी। कंज्यूमर्स के लिए बात करें, प्राइसेस सेम हो जाएंगी, ट्रांसपेरेंट हो जाएंगी, पैन इंडिया कॉमन प्राइसेस हैं, तो मैं भाई ये स्मगलिंग वाली चीज़ें बंद हो जाएंगी कि मैं जिस स्टेट के अंदर टैक्स कम है वहाँ से चीज़ बाय कर लूँ, और जिस चीज़ के अंदर टैक्स ज़्यादा है वहाँ पे बेचना शुरू कर दूँ, सेल करना शुरू कर दूँ, और ये अलाउड होगा नहीं, तो इसीलिए क्यों नहीं, क्योंकि टैक्स की चोरी हो रही है, ठीक है जी। तो इसको स्मगलिंग बोलते हैं, ये चीज़ें बंद हो जाएंगी, पैन इंडिया प्राइसेस क्या हो जाएंगी, ट्रांसपेरेंट हो जाएंगी, ठीक है जी। तो प्राइस रिडक्शन हो जाएगी, क्यों, क्योंकि जो जब मल्टीपल टैक्सेस लग रहे थे एक ही कीमत के ऊपर, एक ही चीज़ की कीमत के ऊपर मल्टीपल टैक्सेस लग रहे थे, तो इसकी प्राइसेस क्या आती थी, हाई। अब ये सारे सब्स्यूम होके एक ही टैक्स बन जाएगा, तो अल्टीमेटली प्रोडक्ट प्राइसेस भी क्या आने वाली हैं, कम होने, ठीक। मोर एम्प्लॉयमेंट, मोर फाइनेंशियल रिसोर्सेज विल लीड टू इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी, ठीक है जी। तो ये कंज्यूमर्स के लिए बेनिफिट है। इश्यूज़ क्या हैं, लेट्स टॉक अबाउट द इश्यूज़। इसके अंदर इश्यूज़ बहुत सारे मौजूद हैं, जैसे कि पहला है मल्टीपल स्लैब्स। भाई मल्टीपल टैक्सेस के कारण ही तो इसको लेकर आए थे, अब आपने फिर बहुत सारी स्लैब्स रखी हुई हैं, ये सारी स्लैब्स हैं, ठीक है जी। 5, 12, 18, 28%, तो ये एक इशू है, बहुत बड़ा इशू है, ठीक, कि भाई स्लैब दो, एक या दो स्लैब्स बहुत होती हैं, एक कम लेवल पे रख लो, एक ज़्यादा लेवल पे रख लो, ठीक, ये एक इशूज़ हैं, ठीक। एग्जेम्पशंस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें अभी भी एग्जाम्प्ट हैं। फॉर एग्जांपल पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, आपका पेट्रोल, आपका डीजल, आपका जो भी एटसेट्रा और प्रोडक्ट्स हैं वो इससे बाहर हैं, ठीक है जी। अल्कोहल इसके बाहर है, तो दीज आर द थिंग्स दैट जनरेट ह्यूज रेवेन्यू, ठीक है जी, तो फॉर द स्टेट्स, तो इसलिए अभी भी ये बाहर रखे हुए हैं। लेट्स सी व्हेन गवर्नमेंट टेक द एक्शन, और ये दो चीज़ों को भी इनके अंदर ले आएगी जीएसटी के प्रीव्यू के अंदर, और ये बहुत बड़ी चीज़ें हैं, बहुत बड़ी कैटेगरीज हैं, कोई मामूली कैटेगरीज नहीं है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एंड अल्कोहल एटसेट्रा, ठीक है जी। तो ये भी एक बहुत बड़ा क्या है, इशू है, ठीक है जी। अनदर इशू इज कि बेस्ड ऑन आईटी, ठीक है जी, या बोल सकते हो डिजिटल टेक्नोलॉजी या डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है जी, इंटरनेट को यूज़ कर रहे हो। डू वी हैव सो मच डिजिटल लिटरेसी इन दिस कंट्री? सारे बिजनेसेस अंबानी जी के जैसे नहीं हैं, ठीक है जी। अंबानी जी इज जस्ट एग्जाम्पल कि भाई सब बिजनेसेस इतने बड़े नहीं हैं कि वो टेक्निकल पीपल अफोर्ड करते हैं, ठीक है जी। आम आदमी, छोटे एमएसएमईज को तो ये सिस्टम चलाना भी नहीं आएगा, क्योंकि डिजिटल लिटरेसी इंडिया के अंदर उतनी नहीं है जितनी हम सोच रहे हैं, ठीक। 10 उनको एक्स्ट्रा हेल्प लेनी पड़ेगी इस प्रोसीजर्स को फॉलो करने के लिए, और उनका और भी क्या होगा, खर्चा होने वाला है, ठीक है जी। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इश्यूज़ कि भाई आप इतना अगर सिस्टम लेकर आ रहे हो, ठीक है जी, प्लस डिलेज इस सिस्टम के अंदर हो जाते हैं। डिलेज क्यों हो जाते हैं? बिकॉज रिटर्न्स अपलोड होंगी, फिर आपको प्रिंट आउट्स सेंड करने होंगे, फिर रिटर्न्स आएंगी, तो द प्रोसेस टेक्स टाइम, एंड जो कैपिटल है वो स्ट्रक हो जाता है सिस्टम के अंदर। तो दीज आर द इश्यूज़ दैट आर इन्वॉल्व इन जीएसटी, ठीक है जी। गवर्नमेंट इज़ वर्किंग एंड मेकिंग श्योर कि ये इशू सॉल्व हो जाएं, ठीक है जी। तो अभी डिमांड उठ रही है कि कम स्लैब्स होनी चाहिए, एग्जाम्पशंस बंद होनी चाहिए, डिजिटल लिटरेसी या कंपेन्स होने चाहिए, ठीक। तो ये डिमांड्स उठ रही हैं, बट ओवर एंड ओवर अगर हमें डिस्कशन के बेसिस पे या कंक्लूड करना हो तो जीएसटी इज़ अ गुड रिफॉर्म फॉर द कंट्री, बिकॉज जो प्रोज हैं वो फार मोर हैं कॉन्स से, ठीक है जी। तो दिस इज़ अ वेरी वेरी गुड टैक्स रिफॉर्म डन। तो दिस वाज ऑल अबाउट इश्यूज एंड एडवांटेजेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म इन द कंट्री, जो पिछले बहुत सारे सालों में पहली बार इतने बड़े लेवल पे की,
ठीक है जी। आई होप यू गाइज लाइक द लेक्चर। दिस वॉज ऑल फॉर माई साइड। थैंक यू एवरी वन, हैव गुड डे।